जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के गठन का वो पूरा दिन। 2 दिन वो बैठक चली थी जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ऑब्लिक आर्मी, ये HSRA का गठन हुआ था। बैठक में शामिल रहे, कह लीजिए कि HSRA की स्थापना में शामिल रहे लोगों ने अपने बयान में या अपने संस्मरण में जो कुछ भी कहा है, लिखा है, उसके आधार पर हम लोग ये जानेंगे कि भगत सिंह और उनके साथियों ने कैसे उस क्रांतिकारी दल का गठन किया था और उस समय वो लोग क्या सोच रहे थे। दरअसल उस समय के यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसे संयुक्त प्रांत उस समय कहा जाता था, और पंजाब वगैरह के क्रांतिकारी कमोबेश HRA से जुड़ चुके थे, खुद भगत सिंह भी। लेकिन काकोरी एक्शन के साथ ही HRA लगभग छिन्न भिन्न हो गया। लोग थे बाकी जो बाहर बच गए थे या जो उस एक्शन में शामिल नहीं थे, लेकिन क्रांतिकारियों का कोई अब सुदृढ़ संगठन नहीं रहा। बंगाल में अलग अलग संगठन थे, इधर बिहार के लोग भी बंगाल के साथ जुड़े हुए थे या फिर दूसरे और राज्यों के साथ जुड़े हुए थे। यूपी के लोग HRA से मोटे तौर पर जुड़े हुए थे। पंजाब के लोग गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे, जो कि अब लगभग उस समय खत्म होने के ही कगार पर, या फिर नौजवान भारत सभा बना करके लोग काम कर रहे थे। सीधे तौर पर कोई ऐसा एक मंच, एक संगठन नहीं था जिसमें एक साथ शामिल होकर के एक उद्देश्य के लिए काम करें। हाँ, शहीद जो भी हुए थे क्रांति के मार्ग पर चलते हुए, क्रांतिकारियों की तरह, जो एक होता है कि क्रांतिकारी का अंत, तो उस रास्ते पर जो शहीद हुए थे उसको सब लोग अपना आदर्श मानते थे, सभी उसको रिस्पेक्ट देते थे जो शहीद हुए उन्हें। लेकिन कोई एक मंच नहीं था। भगत सिंह चाहते थे कि एक हम लोगों का संगठन बने, राष्ट्रव्यापी संगठन, और वही तय करे पूरे देश में कि कैसे क्या करना है। अगर लंबी लड़ाई लड़नी है, मजबूत लड़ाई लड़नी है और लोगों तक पहुंचना है, तो इसके लिए जरूरी है कि एक देशव्यापी संगठन है। छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग अलग अलग लड़ते रहेंगे, उसके बजाय एक संगठन बने। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग साथियों को अलग अलग पर भेजा, निमंत्रण देने के लिए कि वो जाएं और बात करें लोगों से। शिव वर्मा को बंगाल भेजा गया, विजय कुमार सिन्हा को भेजा गया बिहार में, और खुद कई जगह पर भगत सिंह वगैरह गए। सभी जगह संदेश भेजा गया कि 8 और 9 सितंबर को 1928 ईस्वी, 8 और 9 सितंबर 1928 को फिरोज शाह तुगलक किले में, दिल्ली में सबको जमा होना है और वहीं पर बैठ करके और फैसला किया जाएगा। सभी जगह के साथी पहुंचे। 8 को बैठक शुरू हुई, लेकिन उस बैठक में सबको शामिल नहीं किया गया। कुछ लोगों को साइड में ही रखा गया। कहा गया कि कुछ और लोगों के आने का इंतजार किया जा रहा है, फिर विधिवत मीटिंग होगी। लेकिन भगत सिंह और सुखदेव वगैरह बाकी कुछ और लोग अलग एक पेड़ के पास बैठक करते रहे। बिहार से 2 लोग इसमें शामिल हुए थे। हालांकि दोनों बाद में गद्दार बन गए थे, मुखबिर बन गए थे। नाम था उनका फणींद्र नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी। दोनों ने पूरा बयान दिया है। यह एक बड़ा दस्तावेज है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। फणींद्र नाथ ने अपने बयान में कहा है, जो स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष उसने बयान दिया था गवाह संख्या 3 के रूप में, कि हम लोग जब पहुंचे, सवेरे वहां पहुंच गए थे, जामा मस्जिद के पास हम लोग उतरे। ट्रेन से ये लोग इलाहाबाद होते हुए गए थे बिहार से, बेतिया के ये दोनों रहने वाले थे। और वहां पर हम लोग पहुंचे, जामा मस्जिद से फिर पैदल ही गए फिरोज शाह तुगलक किले तक। वहां विजय कुमार सिन्हा इन लोगों को आमंत्रण देने आए थे, तो विजय कुमार सिन्हा फिर रिसीव करते हैं, ले जाते हैं। तो इन लोगों को पेड़ के पास बिठाया जाता है, परिचय क्रांतिकारियों से और से कराया जाता है, और ये कहा जाता है कि मीटिंग, जो मेन मीटिंग है वो कल होगी। फिर ये फणींद्र नाथ घोष, मनमोहन बनर्जी और 1-2 लोग चले जाते हैं महारथी प्रेस में, उधर ही खाना पीना रहना वगैरह करके। अगले दिन सुबह यानी 9 सितंबर 1928 को कह सकते हैं कि विधिवत HSRA का गठन हुआ। सभी लोग पहुंचे
फणींद्रनाथ ने लिखा, अपने बयान में बताया है कि 8 बजे जब सुबह वो पहुंचता है तो उस समय मीटिंग शुरू हो गई थी। बाकी साथी भी पहुंचते हैं और उस समय सबका एक दूसरे से परिचय होता है। ये भगत सिंह ने अपनी बात सबके पास रखी, सबको अपने बात कहने की आजादी दी गई, सबने अपनी अपनी बात रखी। भगत सिंह ने कहा कि पहले की तरह दादा टाइप का संगठन हम लोगों को नहीं चलाना है कि एक आदमी कुछ कहे और वही सब लोग फॉलो करें। लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि एक सेंट्रल कमिटी बनाई जाए। 7 सदस्यों की ये सेंट्रल कमिटी होगी और यहीं से यह फैसला किया जाएगा। फिर सभी राज्यों के अलग अलग प्रभारी होंगे, वो अपने राज्यों के बारे में तय करेंगे। इसके साथ ही समन्वय के लिए, सब जगह लोगों से मिलने के लिए और अधिक से अधिक सब सूत्र और आपस में सबको जोड़ने के लिए 2 लोग होंगे और इस तरह से यह संगठन काम करेगा। इसमें सेनापति का एक निर्वाचन होगा, इसके बाद ऑफिस इंचार्ज का एक पद रखा गया और फिर आगे लोगों का चुनाव शुरू हुआ। इसमें पंजाब से इस मीटिंग में सुखदेव और भगत सिंह शामिल हुए थे। राजस्थान, जिसे तब राजपुताना कहा जाता था, वहां से शामिल हुए थे कुंदनलाल। बिहार से फणींद्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी। उत्तर प्रदेश से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, सुरेंद्रनाथ पांडे और ब्रह्मदत्त, ये लोग शामिल हुए। फणींद्रनाथ घोष को बिहार का इंचार्ज बनाया गया, पंजाब का इंचार्ज सुखदेव को बनाया गया, शिव वर्मा को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया, कुंदनलाल को राजपुताना यानी राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। 4 राज्यों के प्रभारी चुनने के बाद फिर 2 लोगों को समन्वय के लिए, सभी राज्यों के साथ समन्वय कर सकें, इसके लिए चुना गया। ये बने भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा। इन दोनों की जिम्मेदारी थी समन्वय करने। तो ये अंतरराज्यीय संपर्क और प्रचार का जिम्मा मिला भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा। इसके साथ अब फिर सेंट्रल कमेटी के गठन की बारी आई। सेंट्रल कमेटी में जो 4 राज्यों के प्रभारी थे, सुखदेव, फणींद्रनाथ घोष, कुंदनलाल, शिव वर्मा, इन 4 को रखा गया। 2 लोग जो अंतरराज्यीय संपर्क के लिए चुने गए थे, समन्वय के लिए चुने गए थे, भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा, ये 6 लोग हुए। और इसके अलावा एक और इन आदमी का नाम इसमें शामिल किया गया, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद खुद उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने उनसे मिल करके सभी बातों पर सहमति ले ली थी और चंद्रशेखर आजाद सहित ये 7 सदस्यों की सेंट्रल कमेटी बनी। इसके बाद HSRA के कमांडर इन चीफ के रूप में, सेनापति के रूप में चंद्रशेखर आजाद का नाम सर्वसम्मति से पारित किया गया। कुंदनलाल को एक और जिम्मेदारी दी गई, उन्हें सेंट्रल ऑफिस का प्रभारी भी बनाया गया, वो इंचार्ज बने सेंट्रल ऑफिस के। इस तरह से कमेटी के गठन की प्रक्रिया पूरी हुई। वहां पर कुछ प्रस्ताव भी रखे गए और उन्हें पारित किया गया। सबसे पहले तो ये कि HRA जो अब तक संगठन था, उसमें भगत सिंह ने कहा कि हमारा जो उद्देश्य है वो हमारे नाम के साथ प्रकट होना चाहिए। हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम साथ में अंग्रेजों के बाद हमारा देश कैसा होगा इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह देश किसानों मजदूरों का होगा, आम आदमी गरीब अमीर सबका बराबर अधिकार हो, ऐसा देश हम बनाएंगे। यहां की जो व्यवस्था होगी वो समाजवादी व्यवस्था होगी। और इसलिए इसके नाम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी जो अब तक चला रहा था, उसकी जगह हम लोग रखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन या सेना। तो यहां वो सर्वसम्मति से पारित हो गया नाम भी। एक तो लोगों ने ऐतराज जताया, लेकिन फिर बहस से और बहुमत से यही नाम फाइनल कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने भी जब तक सुना, अब तक वो HRA के आदमी थे, काकोरी एक्शन में भाग ले चुके थे, वो पकड़े नहीं गए कभी, तो उन्होंने थोड़ी सी हैरानी जताई
कि ये समाजवादी क्या होता है, फिर उन्हें बताया गया। इसलिए जरूरी है, हो सकता है कि अंग्रेज चले जाएं, लेकिन पूरी नौकरशाही और यहाँ का पूंजीपति वर्ग वही रह जाएगा। और ऐसा ना हो कि लोकतंत्र की तो यहाँ पर स्थापना हो जाए, लेकिन ये नौकरशाही जो अभी अंग्रेजों के समय में आम जनता का शोषण करती है, दमन करती है, या फिर वो पूंजीपति जो दिन रात आम जनता का शोषण करते हैं सरकार के साथ मिलकर के, सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, वही व्यवस्था रह जाए। तो इसलिए सिर्फ हमें लोकतंत्र नहीं यहां पर लाना है, बल्कि यहां की व्यवस्था जो होगी वो समाजवादी होगी। यहां पूंजी पर अधिक से अधिक लोगों का हक होगा, यहां सभी को अधिकार मिल सके, न्याय मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि हमारी व्यवस्था समाजवादी होगी। हम प्रजातंत्र भी चाहते हैं और फिर समाजवाद भी। इसके बाद कुछ और प्रस्ताव पारित किए गए। शक्तियों का भी बंटवारा किया गया इस बैठक में। यह कहा गया कि प्रांतीय जो संगठन होंगे, राज्यों के जो संगठन होंगे, उन्हें एक्शन के अलावा बाकी सारे अधिकार दिए जाते हैं। मतलब वो कोई एक्शन का मतलब वहां था किसी व्यक्ति को मारना, कहीं गोली चलाना या बम चलाना, या फिर राजनीतिक डकैती डालना, पैसे के लिए कहीं डाका डालना। ये एक्शन में आते थे क्रांतिकारियों के। तो ये काम छोड़ करके बाकी अन्य काम, जैसे संगठन में लोगों को भर्ती करना, प्रचार प्रसार संगठन का करना, संगठन के उद्देश्य को बताना, ये सारे अधिकार दिए गए। एक्शन का अधिकार ये तय किया गया कि अगर कहीं करना होगा तो पहले सेंट्रल कमिटी की मंजूरी लेनी होगी, और सेंट्रल कमिटी की मंजूरी के बाद ही कहीं किसी राज्य में एक्शन किया जा सकेगा। राज्य स्तरीय कोई भी संगठन एक्शन नहीं कर सकेगा। साथ ही दूसरी बात कि कहीं पर भी एक्शन किसी भी तरह का किया जाए, हथियार जितने भी होंगे वो सेंट्रल कमिटी में रहेंगे। जहां पर जरूरत पड़ेगी, जिस राज्य में एक्शन करना होगा या किसी भी तरह की जरूरत होगी, तो यहीं से फिर हथियार ले जाएंगे साथ ही, और फिर वापस यहीं लौटा देंगे। हथियार अपना अपना नहीं रहेगा किसी का कि हाँ ये मेरा हो गया, या हमारे यहाँ आया तो हमारे, या हमने ये खरीदा है या हमने इंतजाम किया है तो वो हमारा हो गया। हथियार जो है वो संगठन का होगा और सेंट्रल कमिटी के पास सारे हथियार रहेंगे। इसी के साथ यह भी कि जितने भी पैसे प्राप्त होंगे चंदा से या डकैती से, वो सारे पैसे, वो सारी रकम सेंट्रल कमिटी के पास रहेगी। खर्च की जितनी जरूरत जहां पर पड़ेगी यहां से ही भेजा जाएगा। एक और प्रस्ताव पारित किया गया कि जो भी दल में सक्रिय सदस्य होंगे उन्हें घर छोड़ना होगा। इसके बाद अब तत्काल जो एक्शन किए जाने थे वो सब प्रस्ताव पारित हुए। एक और प्रस्ताव पारित किया गया कि योगेश चंद्र चटर्जी जो काकोरी केस में सजा याफ्ता थे, उन्हें आगरा जेल से जब ट्रांसफर किया जाए तो उन्हें किसी भी तरह से छुड़ा लिया जाए। अगला प्रस्ताव यह बना कि शचीन्द्र नाथ सान्याल को लखनऊ जेल से किसी भी तरह से छुड़ाया जाए। इसी बैठक में साइमन कमीशन को भी लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया कि साइमन कमीशन पर हम लोग हमला करेंगे। और भगत सिंह और सुखदेव दिल्ली में घूमते भी रहे, इनके पास दोनों पिस्तौल लेकर के घूम रहे थे, लेकिन साइमन इन्हें कहीं मिला ही नहीं और ये घूम घाम करके चले आए। फिर जब पंजाब में आता है साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध होता है, नौजवान भारत सभा भी उसमें शामिल होती है, और फिर वहां जो कुछ भी हुआ वह अलग किस्सा था। लेकिन जब साइमन कमीशन पर यह हमला नहीं कर पाते हैं, उसी समय यह तय किया जाता है। इसके बारे में दो अलग अलग दस्तावेज अलग अलग बात बताते हैं। एक तो यह है कि उसी समय बैठक में भगत सिंह ने कहा कि अगर साइमन कमीशन पर हमला करना है तो हमें बम की जरूरत पड़ेगी। दूसरी कहानी यह है कि जब ये भगत सिंह सुखदेव भटकते रहे, पूरी तरह से दिल्ली में नहीं मिल सके, तब फिर भगत सिंह को लगता है कि हमें साइमन कमीशन पर हमला करने या इस तरह के एक्शन करने के लिए बम की जरूरत है। और फिर उसी समय से बम बनाने के लिए वो आदमी खोजने लगते हैं जो बम बनाए और बम बनाना सिखा दे। फिर उनकी भेंट होती है जतेंद्र नाथ दास से, फिर वो लोग बम बनाते हैं, वो अलग कहानी है। वही जतेंद्र नाथ दास जिन्होंने 63 दिनों की भूख हड़ताल करते हुए अपनी जान दे दी थी, शहीद हो गए थे जेल में ही। यहीं पर विजय कुमार सिन्हा ने एक और सुझाव दिया था कि बिहार में लंबे समय से कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो अभी अगर कहीं डाका डालना है तो बिहार में ही डाका डाला जाए। फणिन्द्रनाथ घोष ने अपने बयान में कहा है अदालत में
कि बिहार में ही, और इसके लिए फणींद्र नाथ घोष जगह का चयन करे। भगत सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं जल्दी ही बिहार पहुंचूंगा, बेतिया में। बैठक में ही भगत सिंह को यह सलाह दी जाती है कि अब जो अपने बाल वगैरह हैं, दाढ़ी हैं, ये सब कटवा लो, नहीं तो पहचान में आसानी से आ जाओगे कि तुम सिख हो। और फिर जो सैंडर्स एक्शन ये लोग करते हैं, उसके समय से हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने बाल कटवा लिए थे, दाढ़ी भी मुड़वा ली थी। इसी मीटिंग में जब ये बात उठ रही थी, भगत सिंह को कहा जा रहा था उनको बाल दाढ़ी कटवाने के लिए, तो फणींद्र नाथ ने कहा था कि मूंछ मत मुड़वाना, क्योंकि बिहार में मूंछ मुड़वाने का फैशन नहीं है। दाढ़ी मुड़वा लेना, बाल कटवा लेना, लेकिन मूंछ रखना। और फिर भगत सिंह आप देखेंगे कि हमेशा फिर मूंछ रखते हैं। तो इसी के साथ वह ऐतिहासिक दिन 9 सितंबर 1928 जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन होता है। और फिर आगे जो कुछ भी होता है वो हम लोग देख ही रहे हैं द फ्रीडम पर। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।